Pakistan's natural trading partner for prosperity is India. जब तक ये नहीं ना ठीक होगा पाकिस्तान का, आपका फॉरेन ऑफिस भी बेकार है, नाकाम है, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। सियासी तौर पे हम इंतहाई नाकाम लोग हैं। मुझे लोग आज तक पूछते रहे हैं या ये सवाल करते रहे हैं कि जी क्या पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है? तो मैं इन हालात में एक डिफेंसिव आर्गुमेंट देता रहा हूं कि नहीं, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट तो नहीं है, इसलिए कि वहां पे दफ्तर खुलते हैं, लोग काम पे जाते हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, आमदोरफ्त का सिलसिला चलता है, बाजार में लोग जाके खरीदो फरोख्त करते हैं, तो मुआशरा और ये सारा निज़ाम तो चल ही रहा है। लेकिन ये मैंने माना कि पाकिस्तान एक फेल्ड डेमोक्रेसी है और पहले दिन से है। लेकिन अब जिस मुकाम पे हम पहुंचे हैं वहां पे सच बोलने की अब हिम्मत होनी चाहिए। वाकई जो ये एक फेल्ड स्टेट की पूरी इंडिकेशंस जो है ना, वो आपको अब मिल रही हैं। तो अगर पाकिस्तान को बचाना है तो आपको सेल्फ क्रिटिसिज्म सबसे पहले करनी पड़ेगी और अपने पास्ट की जो प्रायोरिटीज है ना, उनसे डिसोसिएट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपनी क्या कहते हैं, अपना अ, हिम्मत से ज्यादा ओवर स्पेंड किया है। जिस इकोनॉमी की स्पेंडिंग उसकी इनकम से ज्यादा हो जाए, वो उसका प्रॉब्लम जो है बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और पाकिस्तान के तो अब जो एक्सटर्नल डेट है वो तो क्रशिंग है। इसके साथ साथ क्या वो प्रायोरिटीज हैं जो बदलनी चाहिए? वन, पाकिस्तान को एक क्या कहना चाहिए, एनलाइटेंड प्रैग्मेटिक स्टेट बनना चाहिए। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है जो हालात को देख के उसके मुताबिक एक्ट करे। हमने क्या किया है कि हम आइडियोलॉजी फिक्सेटेड एक मुल्क है, तो आइडियोलॉजी ने हमें कुछ भी डिलीवर नहीं किया। आप जितना मर्जी एजुकेशन में इस्लाम ले आए, पता नहीं कहाँ कहाँ आप ये चीजें ले आए, नेट रिजल्ट तो पाकिस्तान का सत्यानाश होता जा रहा है और हो चुका है। सो एक तो इस किस्म की पॉलिसी को खत्म करना पड़ेगा। दूसरा है कि आइडियोलॉजिकल स्टेट के अलावा हम एक फिक्सेटेड है एंटी इंडियनिज्म के अंदर, जिसकी वजह से हमें अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत हाई रखना पड़ता है टू कीप लेवल विथ इंडिया। और जाहिर है हमारे रिसोर्सेज तो नहीं है उसको मैच करने को। तो दुनिया में तरीका ये है कि आप अमन की तरफ चलें ताकि इस किस्म का एक्सपेंडिचर जो है आपका रीजनेबल हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की डिफेंस जो है वो कमजोर होनी चाहिए, नॉट एट ऑल। पाकिस्तान नीड्स अ रोबस्ट, क्रेडिबल, डिटेरेंट डिफेंस जो भी है, ताकि कोई इसके ऊपर बुरी नजर ना रख सके पाकिस्तान के। बिल्कुल दो सही। बातें दो बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि दुनिया ने जो आप पे प्रेशर डाला हुआ है वो तो यही है ना कि जो पूरी कंडीशंस हैं FATF की लिस्ट से बाहर आने की, वो आप पूरी नहीं कर रहे। यानी टेरर फाइनेंसिंग किसी ना किसी तरीके से अभी भी, अकॉर्डिंग टू दोज हु आर गोइंग टू अप्रूव, वो नहीं पूरी हुई। तो ये दो तीन चीजें तो आपको इमीडिएटली करनी पड़ेंगी। जब मैं कहता हूं कि आपको प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, तो आप देखें पाकिस्तान के रिलेशंस जो थे पास्ट में यूनाइटेड स्टेट्स से भी रहे हैं, अब चाइना के बहुत करीब हैं। इसको आप बैलेंस नहीं कर सकते कि दोनों के साथ आप अपनी अपने नेशनल इंटरेस्ट में एक बैलेंस किस्म का रिलेशनशिप रखें, ताकि दोनों एक दूसरे की जो है ना कंपटीशन, उसमें पाकिस्तान उसकी जद में ना आए। मुझे तो यूं नजर आता है। चौथी बात यह है कि पाकिस्तान के जो मुखालिफ भी लोग बोलते हैं, वो कहते हैं कि इसके पास एक गॉड गिवन, अकॉर्डिंग टू मेजर आर्या, एक जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। वो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को पाकिस्तान ने बड़ा नैरोली इंटरप्रेट किया
कि दुनिया की कोल्ड वॉर में या बाकी जो ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया, चाइना वर्सेस इंडिया के अंदर हम किसी तरीके से अपनी एक निश निकाल लें कि हम कहाँ फिट होते हैं, उसको खत्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान विल हैव टू रियलाइज कि ये जियो स्ट्रेटेजिक जो आपका एडवांटेज है ना, कि आप सेंट्रल एशिया से होते हुए और वेस्ट एशिया यानी मिडल ईस्ट तक भी जा सकते हैं लैंड रूट से, और यहां से अब यूरोप तक आपकी रसाई हो सकती है। रूस के साथ भी आपके क्लोज, और चाइना के साथ तो है ही है। इसको आप अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट के हवाले से क्यों नहीं देखते? ट्रेड, हाउ टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, impose levies, and if possible try to go for joint ventures। इंडिया को ब्लॉक करने से हमें तो ज्यादा, हमें उनको नुकसान भी हो रहा होगा यकीनन, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप तो बैंकरप्ट हो चुके हुए हैं। ट्रेड पे इतना ज्यादा पाबंदी, कोई यार देखो एग्जांपल बार बार हमको वही देने पड़ते हैं। चाइना इंडिया की अभी थोड़ी बॉर्डर हुई है नहीं, और अभी तक बड़ी टेंशन है, लेकिन ट्रेड उनकी 100 बिलियन से 125 बिलियन हो गई है। उसमें टेंशन जरूर है, जाहिर है। तो अब दो मुल्कों के रिलेशंस वो क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे तो ये होगा। चाइना के और अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस शोर जितना मर्जी बच रहा है, लेकिन दोनों दे कांट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देम। हमने क्या किया हुआ है कि हमारा जो सबसे ज्यादा नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर होना चाहिए इंडिया, उसके साथ तकरीबन जीरो ट्रेड है। तो ये बैड इकोनॉमिक्स है भाई। दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स, दिस इज इकोनॉमिक्स सुसाइड। ये पॉलिसीज जो हैं पाकिस्तान के अंदर, ये हैं जो इमीडिएट चीजें होनी चाहिए। लॉन्ग रेंज में आपको यू हैव टू मेक द स्टेट स्ट्रॉन्ग अगेन। जब मैं कहता हूं ना स्टेट स्ट्रॉन्ग अगेन, तो स्टेट ओप्रेसिव नहीं जो लोगों को जेल में डाले, और नो, द स्टेट्स अथॉरिटी, रूल ऑफ लॉ कायम होना चाहिए। मैंने अभी एक प्रोग्राम किया एक और दोस्त के साथ, जिसमें मैं बता रहा था कि पंजाब यूनिस्ट पार्टी के जो मिनिस्टर थे, सर एक थे अपना मनोहर लाल, जो पंजाब यूनिस्ट पार्टी की कैबिनेट के मेंबर थे। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उनका बेटा एक बैंक में काम करता था, अकेला बेटा, लेकिन उन्होंने अपने ऑफिस को इस्तेमाल नहीं किया उसकी प्रमोशन करवाने को। सर सिकंदर हयात का अपना बेटा जो था मेजर शौकत हयात, उसकी प्रमोशन उन्होंने नहीं करवाई, उसे कोई सिविलियन किस्म की पोस्ट नहीं दी। और थे सर छोटू राम, जितनी जमीन उनके पास थी वो किसान थे, नॉट अ बिग लैंडलॉर्ड। जब उनकी डेथ हुई है 1 जनवरी 1945 को, तो जो जमीन पहले थी उतनी थी, कोई प्रॉपर्टी उन्होंने नहीं बनाई, और हम उन्हें गालियां देते हैं। हमारे मिनिस्टर्स का और हमारी हुकूमतों का तो अब हद ही हो गई है। अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी है कि कोई नकवी नकवी है, जो अब सुने अमेरिका जो है उसको जेल में डाल रहा है फॉर 195 ईयर्स, अगर वो केस चल गया, हाँ जी। जिसने वो क्रिकेट का फ्रॉड करके तो पता नहीं पीटीआई की कितनी फंडिंग की है जी। रिपोर्ट के मुताबिक। जी। तो एक तो हमें पता था कि शरीफ बरादरान पे बहुत बड़ा इल्जाम है इनके करप्शन का, और मैं समझता हूँ वो करप्शन इन्होंने की है एक जमाने में। कब की है, कितनी की है, आई एम नो जज। लेकिन पीटीआई का जो क्लेम था क्लीन होने का, वो भी अब क्वेश्चनेबल हो गया। इसको जरा कंपेयर करें ना, पंजाब यूनिस्ट पार्टी की हुकूमत मुस्लिम लीग की हुकूमतें बनने से पहले तो उसकी थी, तो आप कंट्रास्ट देख सकते हैं। आप स्वीडन की मैं हुकूमत बताता हूं कि यहां पे कोई मिनिस्टर जरा लॉ के खिलाफ कहीं जाए उसको रिजाइन करना पड़ता है। तो दुनिया अपने जिन्हें इलेक्ट करती है उनको एक ट्रस्ट देती है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज यू एंड आई एज सिटीजन्स कैन नॉट एवरी डे जाके अपने मसाइल तो नहीं ना हल कर सकते, इसलिए हम उन लोगों को इलेक्ट करते हैं जिन पे हमें एक ट्रस्ट होता है कि वो हमारे इंटरेस्ट को, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट को वहां परसू करेंगे। ये जो ऑफिस में आता है वो उसको लूट, जितनी इसकी ऑफिस में आने पे खर्चा होता है उससे पता नहीं
50 गुना ज़्यादा लोग बताते हैं ये कमा लेते हैं, लूट लेते हैं। तो ये स्टेट अगर बैंकरप्ट हो रही है तो किसको, हू इज़ सरप्राइज्ड? नॉट आई। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ये सारा बर्डन तो गरीब आदमी पे पड़ रहा है ना। ये लोग तो भाग जाएँगे। इनके ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज इन्होंने निकाल दिया होगा कनेक्शंस के ज़रिए। पाकिस्तान जाए भाड़ में, इनको कुछ नहीं होना। तो बात सिंपल है अपना डॉक्टर साहब, पाकिस्तान विल हैव टू टेक ड्रास्टिक मेजर्स, कंप्लीट कट ऑफ फ्रॉम द लेगेसी ऑफ कन्फ्रंटेशन विथ इंडिया। उसके साथ पीस का जो भी प्रपोजल है, रीजनेबल, रैशनल, उसके ऊपर आप काम करें, ट्रेड ओपन कर दें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टिमुलेट करें किसी तरीके से। तो ये सारे मेजर्स अगर होंगे, हु विल बेल द कैट, ये अंग्रेजी की कहावत है। अब मुझे ये नहीं पता आप किसको समझते हैं कि वो इस काबिल है। मिलिट्री भी फेल हो गई है और इमरान खान भी, आई कंसिडर इफ दिस रिपोर्ट इज करेक्ट, रिलायबल, तो ही इज आल्सो अंडर ब्लेमिश नाउ। सो हु इज नॉट करप्ट एंड हु इज, इमरान खान ने तो इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन को एक अपना ईमान बना लिया था और सारी दुनिया के साथ झगड़ा, इस्लामोफोबिया, ये वो, दिस इज नॉनसेंस। 20 मिलियन मुस्लिम्स लिव इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ज्यादा उनके पास फ्रीडम है, ज्यादा उनके पास सिक्योरिटी है। 4-4 कारें लोगों ने रखी हुई हैं, समर हाउस बनाए हुए हैं, पता नहीं क्या-क्या बनाया हुआ है। तो उनको कहना कि इस्लामोफोबिया इज एन अब्सर्ड एलिगेशन। दोस्तों, पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अब ये बात पाकिस्तानी खुद कबूल करते हैं। आज जैसे इन साहब ने कहा कि मुझे मानने में संकोच होता था, लेकिन अब सच को कबूल करना ही पड़ेगा। वहीं शेख चिल्ली की बात करें, यानी शेख रशीद का भी दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्थिक परिस्थितियों से घिर गया है। ऐसे में ना यूएई, ना चीन, ना सऊदी और आईएमएफ ने वैसे ही लात मार दी है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया ने इस मुश्किल संकट में पाकिस्तान को बेसहारा छोड़ दिया है। भाई साहब, पहले तो आप ये देखें कि दुनिया में अगर आप कांटे बोएंगे तो आम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इस्लामोफोबिया के नाम पर इमरान खान ने दुनिया में जो भत पिटवाई है, उसने कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हर किसी से दूरी बनाई है। अमेरिका से आप पैसे लेते थे, पैसे खाते थे, आज दुश्मनी करके बैठे हुए हैं। अब आप भीख मांगते हैं तो अमेरिका आपसे वही करवाता है जो आप पहले डॉलर के नाम पर करते आए हैं। जैसे अभी हाल में ही काबुल में हुआ, तालिबान के साथ में, अलकायदा के साथ में आपने दुश्मनी मोल ली, उसका बदला भी आपसे ले लिया, आपके 6 कमांडर को ऊपर पहुंचा दिया। अब आप कैसे निकलेंगे, ये तो अर्थशास्त्री भी बताने में फेल है। उसका कारण है कि आपकी अर्थव्यवस्था तो डूबी ही है, आपकी सियासत भी डूब चुकी है। तो इसीलिए जब सियासत ही नहीं है तो फिर आप इन सब चीज़ों से कैसे निकलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।